नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस। आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं मानव जनन लेसन 3 क्लास 12 का है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें उम्मीद है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा लगभग 100 क्वेश्चन है और आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरुष जनन तंत्र कहाँ अवस्थित होता है? जनन तंत्र की बात की जाए तो जनन तंत्र 2 होते हैं, एक मादा जनन तंत्र और एक पुरुष जनन तंत्र। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं पुरुष जनन तंत्र के बारे में और ये पूछा गया कि कहाँ अवस्थित होता है, शरीर के किस हिस्से में अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है बच गुहा, उदर गुहा, श्रोणि गुहा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बच गुहा कहाँ होता है। जो हमारा पेट का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पसली होता है उसको बक्ष गुहा कहते हैं। जहाँ पे हम लोग का पाचन की क्रिया होता है उसको हम लोग उदर गुहा कहते हैं। और पाचन क्रिया के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग श्रोणि गुहा कहते हैं। तो ये जो हमारा मानव का जो जनन तंत्र का भाग जो होता है वो अवस्थित होता है कहाँ पे? श्रोणि गुहा में। ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा? सी होगा। ये सारा ऑप्शन गलत था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। कहता है कि पुरुष जनन तंत्र में वृषण की संख्या कितनी होती है? वृषण, ठीक है ना। और वृषण की जो संख्या होती है वो होती है एक जोड़ी, ठीक है। एक जोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेंगे तो ये होगा हमारा 2 जोड़ी और 2 जोड़ी में कितना होता है? 4 होता है, जबकि ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जोड़ी कौन होगा हमारा? ए होगा, ए, ठीक है ना। 1 जोड़ी अर्थात 2 होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो वृषण किस थैली या धानी में अवस्थित होता है? अर्थात वृषण जो होता है वो अंडाकार संरचना का होता है और ये किस थैली में अवस्थित होता है? 1 जोड़ी अर्थात 2 होता है। तो ये जो धानी होता है, ये इसका जो त्वचा स्थित होता है इसके बाहर, वो कहलाता है वृषण कोश। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि एक वृषण में वृषण जालिका की संख्या कितनी होती है? सॉरी, वृषण जालिका नहीं, वृषण पालिका है। कितनी होती है? तो देखिएगा, वृषण को अगर हम लोग आंतरिक भाग देखेंगे तो इस तरह से कुछ ऐसा करके कुछ संरचना होता है और जिसकी संख्या होता है लगभग 250 से लेकर के 260 होता है। तो ये जो 250 और 260 जो ऐसा संरचना देख रहे हैं इसी को बोलते हैं हम लोग वृषण पालिका बोलते हैं। तो वृषण पालिका की संख्या कितना बताएंगे हम लोग? लगभग 250 है, तो हम लोग 250 बताएंगे। 250 से 60 अगर होगा तो भी आंसर वही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी ये ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है? गलत है, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वयस्क मनुष्य के वृषण की आकार बताएं। वृषण की जो आकार होता है वो आकार बताना है, अर्थात उसका लंबाई कितना होता है और इसका चौड़ाई कितना होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो लंबाई होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई जो होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? 3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा, ठीक है। बाद बाकी ये जो ऑप्शन है सारा ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वृषण पालिका के अंदर अति कुंडलित नलिका पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे अभी हम लोग वृषण बनाएंगे ऐसे इस तरह से आंतरिक भाग और इसके अंदर एक अति कुंडलित ऐसा होता है कुंडलित, और इसके अंदर जो अति कुंडलित जो नलिका है इस नलिका को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग कहते हैं शुक्रजनक नलिका। और ये शुक्रजनक नलिका जो होता है वो प्रत्येक वृषण में पाया जाता है। वो भी कहाँ? वृषण पालिका के अंदर। कितना संख्या में पाया जाता है? या तो 1 होगा, या तो फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा। अर्थात कह सकते हैं कि 1 से 3 के संख्या में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। बाद बाकी सारा ऑप्शन क्या होगा हमारा? गलत होगा।
उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक वृषण पालिका में कितने शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। अभी जो हम लोग बताए थे कि अतिकुंडलित संरचना होता है वो कितना पाया जाता है, 1 से 3 के संख्या में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा और ये सब ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा कि यहाँ पे शुक्राणु होना चाहिए। शुक्राणुओं का निर्माण किस कोशिका से होता है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो हमारे शरीर में एक स्पेशल कोशिका होता है और वो कोशिका होता है हमारा वृषण में होता है, ठीक है। और वो जो वृषण में कोशिका होता है उसको क्या कौन सी कोशिका बोलते हैं, अंडजननी नहीं, उसको बोलते हैं शुक्रजनन, ये तो क्रिया है। ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। नर जन्म कोशिका कहते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोगोनिया ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। 9 कहता है कि अंतराली कोशिका से किस हार्मोन का निर्माण होता है। अंतराली कोशिका से किस हार्मोन का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग जानें कि अंतराली कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसमें, वृषण में पाया जाता है। और वृषण में पाया जाता है तो उससे जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम बताना है कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन ये तो अंडाशय में निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन ये भी अंडाशय में निकलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा एंड्रोजन। इसको हम लोग हिंदी में जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुंजन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं तो शुक्राणुओं का भंडारण, शुक्राणु बन तो जाता है वृषण में लेकिन उसका भंडारण कहाँ होता है, कौन सा अंग है जो जनन तंत्र का ही अंग है लेकिन कहाँ वो जमा होता है। भंडारण का मतलब होता है जमा, कहाँ पे वो एकत्रित होता है, भंडारित कहाँ होता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो वो शुक्राशय नहीं, शुक्राशय एक नली है, वृषण ये भी एक अंग है, अधिवृषण ये ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी होगा। यहीं पे जमा होता है कौन, शुक्राणु होता है, ठीक है। बनता कहीं और है, जमा कहीं और होता है, इसका कार्य कहीं और होता है। उसके बाद कहता है कि अधिवृषण नली जो उसका लंबाई पूछ रहा है ये कहाँ है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये हमारा मान लिया देखिए वृषण है और इस पे ये संरचना ऐसा संरचना पाया जाता है और ये जो संरचना होगा बिल्कुल अति कुंडलित संरचना होता है और इसका जो लंबाई होता है लगभग 6 मीटर का होता है। उसके बाद यहाँ से निकलता है, क्या निकलता है, वो शुक्रवाहक होता है। यहाँ पे हम लोग को शुक्रवाहक का चर्चा नहीं है। अधिवृषण नली का जो ये जो अधिवृषण है इसका लंबाई पूछा है, ठीक है ना। इसका लंबाई जो होता है वो कितना मीटर होगा, 6 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सी, ये सब क्या होगा गलत होगा, ठीक है। ऐसा लगता है कि छोटी हाथ की लंबाई भी 6 मीटर ही होता है, छोटी हाथ की, और ये अधिवृषण की लंबाई सेम ही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सर्टोली कोशिका का खोज किसने किया था। ये सर्टोली कोशिका भी वृषण के अंदर ही पाया जाता है, वृषण पालिका में ही पाया जाता है और वो जो शुक्रजनक नलिका है उसके अंदर ही पाया जाता है ये सर्टोली कोशिका। इसका खोज किसने किया था, सबसे पहले इसको देखा था किसने, रॉबर्ट हुक ने नहीं, ये तो कोशिका को देखे थे, वो जो देखे थे एनरिको सर्टोली। वो एक जो विज्ञान के जो मतलब काफ़ी जानकार थे वो हैं एनरिको सर्टोली, वही देखे थे सर्टोली कोशिका को। ये सर्टोली कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है क्योंकि ये शुक्राणु जो बनता है उसको पोषण देता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि नर जनन तंत्र के सहायक ग्रंथि, ये जो ग्रंथि हैं इससे कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ द्रव स्रावित होता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। तो ये ग्रंथि से स्रावित होता है जनन तंत्र से, वो कौन कौन से है, शुक्राशय हाँ ये भी सहायक ग्रंथि है, पूर्वस्थ प्रोटेस्ट ये भी, प्रोस्टेट भी ना ये भी ग्रंथि है। और उसके बाद ये हमारा वल्वो यूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि ये भी ग्रंथि है जो शुक्राणु को आगे ले जाने में या फिर ये ग्रंथि से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ये सारा का सारा ग्रंथि काम आता है नर जनन तंत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा क्या सही होगा, सभी के सभी सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14 क्या कहता है कि पुरुष जनन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है। पुरुष जनन तंत्र का भाग तो बहुत सा, ये वृषण जालिका पुरुष मतलब
पुरुष जनन तंत्र का ही भाग है। उसके बाद वृषणपालिका ये भी पुरुष जनन तंत्र का ही भाग है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है वो हमारा कौन-सा है? वृषण। क्योंकि ये वृषण जो है ना वो शुक्राणु का निर्माण करता है और ये लोग जो है भंडारण करता है और उसे नलिका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। लेकिन जो निर्माण कार्य होता है वो वृषण में ही होता है, इसलिए वृषण जो होता है पुरुष जनन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे 15। 15 कहता है कि पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय भाग कौन है? देखिएगा, मुख्य भाग तो जो है वो है वृषण, लेकिन जो बाह्य जननेंद्रिय है वो कौन है? तो वो कौन-सा भाग होगा? शिश्न भाग होगा, ठीक है ना? शिश्न भाग होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। ये संभोग क्रिया में भाग आता है, तो ये हमारा बाह्य जननेंद्रिय कहलाता है, शुक्र भाग ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16। 16 में कहता है कि नर जनन तंत्र की सहायक नलिका कौन है? इसके पहले हम लोग देखे थे ग्रंथि, अब की पूछा है कि वो सहायक नलिका कौन है? जो शुक्राणु को आगे बढ़ने में या बढ़ाने में मदद करता है, उसको हम लोग नलिका बोलते हैं। तो वो वृषण जालिका, हाँ ये भी है, अधिवृषण ये भी नली ही है, शुक्रवाहक ये भी नली है। अर्थात इनमें से सभी जो है वो शुक्राणुओं को आगे ले जाने में ये नलिकाएं काम करती हैं, तो ये सहायक नलिका है, तो इनमें से सभी होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। कहता है शुक्राशय द्वारा किस पदार्थ का स्राव होता है? शुक्राशय जो ग्रंथि है वो किन किन पदार्थों को स्रावित करता है जो शुक्राणुओं को पोषण या फिर उसको गतिशीलता प्रदान करते हैं? फ्रैक्टोज, हाँ ये भी है, कैल्शियम ये भी है, एंजाइम ये भी। एंजाइम दो प्रकार के होता है, इनोसिटॉल और साइट्रेट। तो इनमें से सभी शुक्राशय द्वारा जो स्रावित होता है वो सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18 में कहते हैं कि वीर्य में कौन-कौन पदार्थ सम्मिलित है, ठीक है ना? देखिए वीर्य जो होता है वो कई पदार्थों का सम्मिश्रण है, कई पदार्थ मिलकर के वीर्य बनते हैं, कई एंजाइम मिलते हैं, कुछ स्नेहक मिलता है, कुछ द्रव्य रूप में पदार्थ मिलता है, शुक्राणु मिलता है, वो मिलने के बाद जो बनता है वो वीर्य कहलाता है, ठीक है ना? तो कौन-कौन से शुक्राणु उसमें हाँ सम्मिलित रहता है, शुक्राशय द्रव्य और कॉपर व पूर्वस्थित द्रव, ये सभी मिलने के बाद वीर्य बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग कौन होगा? नर जनन तंत्र का जो भाग होगा वो वृषण होगा और मादा जनन तंत्र का जो भाग होगा वो कौन-सा भाग होगा? अंडाशय होगा। क्योंकि अंडाशय जो होता है वो अंडाणुओं का निर्माण करता है, अर्थात अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में ही होता है। गर्भाशय जो होता है यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है, अंडवाहिनी जो होता है यहाँ पे ना अंडाणु का निषेचन होता है और जो बनने की क्रिया होता है अंडाणु वो अंडाशय में होता है। इससे अर्थात हम कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण भाग होगा वो कौन होगा? अंडाशय होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 20। 20 में कहता है कि अंडाशय के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? देखिए अंडाशय की संख्या 2 होता है, ठीक है ना? जैसे हम लोग अगर बनाए संरचना इस तरह से अगर हम लोग संरचना बनाते हैं, तो ये यहाँ पे अंडाशय ये 2 होता है अंडाशय और ये अंडाशय की संख्या 2 होता है, लेकिन इसका जो आंतरिक भाग जो है उसको क्या कहते हैं? जो अंदर वाला पूरा संरचना है, उसको हम लोग केंद्र नहीं बोलते हैं, अंडाणु नहीं बोलते हैं, उसको जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मादा में अंडाशय की संख्या होती है। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? अभी हम यहाँ पे जैसे छापे हैं तो ये एक अंडाशय इधर है, एक अंडाशय इधर है, तो अंडाशय की संख्या 1 जोड़ी होती है अर्थात 2 होता है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 1 जोड़ी बोलेंगे, अगर संख्या में पूछेगा तो क्या बताएँगे हम लोग? बताएँगे कि वो संख्या में 2 होता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 ये गलत है, ये सी भी गलत है और हमारा डी भी गलत है। ये आंसर जो होगा हमारा कौन होगा? बी होगा, अंडाशय की संख्या कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नांकित में कौन वाह जननेंद्रियाँ हैं? निम्नांकित में कौन वाह जननेंद्रियाँ हैं? तो जैसे हम लोग पुरुष में पढ़े थे बाह्य जननेंद्रियाँ जाने किस में होता है, ठीक उसी प्रकार से मादा में बाह्य जननेंद्रियाँ होती है, जैसे जघन सेल और उसके बाद क्या होता है लघु भगोष्ठ और उसके बाद होता है बृहद भगोष्ठ, ये सब बाह्य जनन अंग हैं मादा में। अंडाशय ये नहीं है, ये आंतरिक भाग है, गर्भाशय ये भी आंतरिक भाग है, जघन सेल मॉन्स पीविस है ये हमारा, ये वसा युक्त एक संरचना होता है
और ये जैसे संरचना हम लोग ऐसा देखेंगे, यहाँ पे ये जो संरचना होता है ये वाला, ये जो संरचना देख रहे हैं ना, ये संरचना को हम लोग जघन सेल बोलते हैं और इसमें ना बाल पाए जाते हैं, ये बाल पाए जाते हैं इसमें, ठीक है? ये जघन सेल है। उसके बाद एक अंदर और संरचना होता है, एक और परत होता है, ये एक दूसरे के ना परत के जैसा काम करते हैं, सतह के जैसा काम करते हैं। उसका नाम है बृहद्भगोष्ठ, इसको बोलते हैं हम लोग लघुभगोष्ठ, ठीक है? तो ये वाह जननेंद्रियाँ हैं, ठीक है? तो इसमें वाह जननेंद्रियाँ में जघन सेल होगा, अगर मॉन्स पीविस इसी को बोलते हैं। अगर ये लघुभगोष्ठ और बृहद्भगोष्ठ भी होता तो वो भी ऑप्शन में चुन लिया जाता है, क्योंकि ये वाह जननेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। 23 कहता है कि अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को ना दूसरा नाम भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी। तो ये डिम्ब वाहिनी भी उसी को बोलते हैं, अंडवाहिनी को, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका भी इसी को बोलते हैं हम लोग। तो अगर इनमें से 2-3 कोई भी नाम हो, एक ही है, अंडवाहिनी, डिम्ब वाहिनी या फैलोपियन। इसका लंबाई पूछा है, तो इसका जो लंबाई होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा? क्या 20 सेंटीमीटर होगा या 12 सेंटीमीटर होगा? 20 सेंटीमीटर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो 12 सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता है। मीटर में तो कोई संरचना ही नहीं है इसमें, जनन अंग में, मादा में, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि योनि एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? जघन सेल नहीं कहते हैं, ये लघु भगोष्ठ ये भी नहीं कहते हैं, बृहद भगोष्ठ ये तीनों बाह्य जननेंद्रियां हैं। उसके बाद उसको जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा योनि छद या हाइमेन, ये कहते हैं वो पतली झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। सॉरी, अगर ये मान लीजिए टूट जाता है ना तो इससे ब्लड आता है। ये कई कारण होते हैं टूटने का, इसको हम लोग चर्चा करेंगे जब सब्जेक्टिव करेंगे तब, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में देखेंगे, अंडोत्सर्ग की क्रिया कितने दिनों पर होता है? अंडाणुओं को निकलने की क्रिया, जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलकर अगर फलोपियन नलिका में चला जाता है तो ये अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये कितने दिनों पर संपन्न होता है? तो ये जो संपन्न होता है वो 28-29 दिन पे संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ये 3 गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही होगा, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं, गर्भाशय की आकृति कैसा होता है? गर्भाशय देखते हैं हम लोग, तो गर्भाशय वाला संरचना ये है, ठीक है? ये वाला जो संरचना है इसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। ऊपर वाला संरचना को हम लोग बोलते हैं काय, और नीचे वाला जो संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा, या फिर इसी को बोलते हैं गर्दन। तो ये जो संरचना है वो कैसा संरचना है? तो ये उल्टा नाशपाती की तरह है। हाँ, बिल्कुल ये उल्टा नाशपाती की तरह ही है। अगर आपको उल्टा नाशपाती की तरह समझ में आता है तो ठीक है, नहीं किताब बोला है कि उल्टा नाशपाती क्या है, तो आपको उल्टा नाशपाती ही समझना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। ये सब क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि गर्भाशय के मुख्य भाग कितने हैं? तो गर्भाशय के अभी जैसे हम लोग छापे थे इस तरह से ऐसा संरचना था, तो ये ऊपर वाला काय था और नीचे वाला ग्रीवा था, 2 भाग है गर्भाशय का। तो मुख्य भाग हमारा काय है, ग्रीवा है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग सी मान लेंगे कि दोनों भाग है। लेकिन अगर मुख्य भाग की बात कर रहा है तो हमें लगता है कि वो कौन सा संरचना होगा? काय होगा, ठीक है ना? आगे की ओर हम लोग देखते हैं, तो 28 कहता है कि गर्भाशय कितने स्तरीय होते हैं? ये जो गर्भाशय का संरचना हम बार-बार बना रहे हैं, ये जो संरचना होता है वो त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है ना? वांतरी भाग तो इस तरह से संरचना होता है, तो त्रिस्तरीय होते हैं। ये इसका नाम भी अलग-अलग होता है, किसी को मायोमेटेरियम बोलते हैं, किसी को एंडोमेटेरियम बोलते हैं, किसी को पेरीमेटेरियम बोलते हैं, ठीक है ना? तो हमको ऑप्शन नंबर 3 चुन लेना है, क्योंकि गर्भाशय कितने स्तरीय होते हैं? 3 स्तरीय होते हैं। ये सब ऑप्शन जो होगा 2, 4 और 5 ये क्या होगा? गलत होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 कहता है कि गर्भाशय के स्तर नहीं है। गर्भाशय के 3 स्तर हैं, पेरीमेटेरियम हाँ ये भी है, उसके बाद मायोमेटेरियम हाँ ये भी है, एंडोमेटेरियम ये भी है, एंडोस्पर्म ये क्या है? ये नहीं है, ठीक है ना? तो ये हम लोग ऑप्शन में नहीं चुनेंगे कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन कि कौन नहीं है, नहीं वाला चुनना है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए मादा जनन तंत्र में योनि की लंबाई कितना होता है। योनि देखिएगा ये गर्भाशय वाला भाग है और आगे के हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो संरचना है यहाँ पे ये योनि वाला संरचना है। इसका लंबाई पूछ रहा था तो उसका जो लंबाई होता है 3 से 4 नहीं, ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है, 7 से 10 सेंटीमीटर उसका लंबाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 31, अंड रहित ग्राफियन पुटक को क्या कहते हैं। देखिएगा क्या होता है, ये जैसे अंडाशय का संरचना हम लोग बनाते हैं तो अंडाशय में क्या होता है कि अंडाणु का निर्माण होता है। ये आप लोग को याद ही रखना है कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। जब अंडाणु का निर्माण होता है तो ये कई फेज में गुजरता है और इस पे कई प्रकार के ना झिल्ली, इसमें कई प्रकार की ना परत बन जाता है झिल्ली के नुमा, जैसे ग्रेनुलोसा हो सकता है, थिक्कल होता है, डबल परत होता है थिक्कल का, ग्रेनुलोसा होता है और ज़ोना पेलुसिडा होता है, कोरोना रेडिएटा होता है। तो ये जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है उसी को परिपक्व पुटक को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन पुटक। और जब इससे अंडाणु बाहर निकल जाता है, जब इससे अंडाणु बाहर निकल जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि अंडाणु था, ये अंडाणु था, ये अंडाणु बाहर निकल के चला गया तो बचा हुआ जो भाग है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉपर ग्रंथि नहीं बोलते, ये नर जनन तंत्र का भाग है। पीयूष ग्रंथि ये हमारा मस्तिष्क में ग्रंथि पाया जाता है, ये अंडाणु एक कोशिका है तो वो जो ग्रंथि कहलाता है वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, क्योंकि इससे ना हार्मोन स्रावित होने लगता है जब अंडाणु बाहर निकल जाता है तब। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किससे निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। कब निकलता है, जब अंडाणु बाहर निकल जाता है तब। अगर ये अंडाणु रहित के मतलब होता है इसमें अंडाणु नहीं है, अंडाणु सहित के मतलब होता है इसमें अंडाणु है। तो अंडाणु रहित माने अंडाणु बाहर चला गया तब ये संरचना क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये ग्रंथि के जैसा काम करता है अस्थायी तौर पे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर अंगुली नुमा संरचना होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसे ये मान लिया जाए कि हमारा ये फैलोपियन नलिका है और यहाँ पे इस तरह से एक संरचना पाया जाता है, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ये जो उंगली नुमा ऐसा ऐसा संरचना दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, एम्पुला। एम्पुला इसमें ना कहीं पे जगह होता है जो थोड़ा सा चौड़ा रास्ता होता है, चौड़ा जगह होता है, उसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। उसके बाद ये जो इतना जो संरचना है यहाँ से यहाँ तक के ये किप के जैसा संरचना है, इसको हम लोग कीपक बोलते हैं। ठीक है ना, ये उंगली नुमा जो संरचना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा, बी सही होगा। ठीक है ना, ये उंगली नुमा जो संरचना होगा उसको हम लोग बोलते हैं फिमरी या फिर झल्लरी या झालर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 33। एक नारी अपने जनन जीवन काल में कितने अंडाणुओं का निर्माण करती हैं या कर सकती हैं। तो ध्यान से समझिए, एक जैसे क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जैसे एक मादा है जिसमें अंडाणु निकलने की क्रिया शुरू हो गया है, तो भाई सबसे पहले जानेंगे कि जीवन काल कौन सा जीवन काल, जनन वाला। तो ये तो कम से कम लगभग 10 से 12 साल के बाद ये स्टार्ट होता है और लगभग ये 45 से 50 वर्ष तक के ये चलता है अंडाणु निकलने की क्रिया। ये बताया जाता है कि अंडाणु निकलने की क्रिया 12 से 50 वर्ष तक के लगभग होता है। तो इतने जीवन काल में अंडाणु कितने निकाल पाते हैं एक मादा, तो वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। 400 से लेकर के 500, 400 भी रहेगा तो भी आप चुन लीजिएगा, अगर 450 रहेगा तो भी आप चुन लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ए बी और डी क्या होगा, गलत होगा। समझ में आ रहा होगा ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्त। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अंडपुटक में रिक्त स्थान को कहते हैं। देखिए अंडपुटक जो होता है उसमें ना ये मान लीजिए अंडाणु है, ये हमारा यहाँ पे जो कोशिका है अंड कोशिका है, इस पे झिल्ली भी पाया जाता है। इसमें कुछ ये खाली स्थान जो है देखते हैं, ये हमारा झिल्ली वाला संरचना, ये अंडाणु वाला संरचना है। कलर करते हैं थोड़ा सा, ये वाला देखिए ये अंडाणु है और यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा कलर, तो वो मान लिया जाए कि हम लेते हैं येलो। ये देखिएगा
ये जो हमारा खाली स्थान है ना, इस स्थान को क्या कहते हैं? ये खाली स्थान, इसमें द्रव भरा हुआ रहता है, वो रिक्त स्थान को बोलते हैं एंट्रम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ग्वाहर। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्वाहर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि हिंदी में लिख देगा ग्वाहर तो आपको समझना होगा क्या? एंट्रम। सेंट्रम नहीं होता, ये भी गलत है। मायोमेटेरियम ये तो अंडा अति गर्भाशय का क्या है? परत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए सही होगा, एंट्रम। और अगर इसके अंदर द्रव है तो एंट्रम द्रव, हिंदी में उसको ग्वाहर बोलते हैं। समझ में आया? ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, ये वाला, ये है, इसमें द्रव भरा हुआ रहता है, ये हमारा अंड वाला कोशिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 35। 35 क्या कहता है कि अंडाणु के बाहर अरीय रूप से लंबी पुटक कोशिका को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए अंडाणु बाहर निकल कर आ गया फैलोपियन नलिका में, तब उस तरह के संरचना हम लोग देखते हैं। तो इस पे एक प्रकार की ना कोशिकीय परत होता है, ये जोना पेलुसिडा बोलते हैं। लेकिन एकदम बाहर की बात कर रहा है तो अरीय रूप में इस तरह से ऐसा करके एक आवरण और पाया जाता है। इस आवरण को क्या कहते हैं? ये सवाल है आपसे। तो इस आवरण को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। देखिए कोरोना रेडिएटा गलत लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा आप। कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है, जोना पेलुसिडा इसके अंदर वाली भाग है। ग्रेनुलोसा ये इसमें एक परत होता है, लेकिन बाहर वाला है तो बाहर होगा हमारा कौन सा? कोरोना रेडिएटा। ये सब जो ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? गलत है। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 में क्या कहता है? 36 ये कहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो देखिएगा जो कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन है वो उसमें सबसे पहला जो हार्मोन स्रावित होता है वो एस्ट्रोजन होता है। उसके बाद जब मान लिया जाए कि अंडाणु निकला, अंडाणु निषेचित हो गया और वो भ्रूण का निर्माण करने में मदद कर रहा है, तो ऐसे अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी निर्माण होता है। गर्भाशय के जो एंडोमेटेरियम परत होता है, ये देखिएगा, ये आंतरिक परत है गर्भाशय का। इसको बनाने में ये जो नया नया कोशिका जोड़ने में मदद करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मदद करता है। निकलता है दोनों, लेकिन अगर एक ऑप्शन एस्ट्रोजन होगा तो एस्ट्रोजन ही हम लोग मारेंगे। ठीक है ना, एंड्रोजन नहीं निकलता, ये पुरुष का है। समझ पा रहे हैं ना? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग टिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक ना नर वाला संरचना, जैसे ये वृषण है, उसके बाद यहाँ पे एक अधिवृषण होता है, यहाँ से जाता है ऐसे एक और नलिका जाता है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहक। तो ये जो शुक्रवाहक इसका लंबाई पूछ रहा है, तो बेझिझक मार दीजिएगा शुक्रवाहक की लंबाई कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। बाद बाकी ऑप्शन होगा उस पर नज़र उठा करके देखिएगा भी नहीं। समझ में आया? आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अंतराली कोशिका का खोज किसने किया था? देखिए अंतराली कोशिका जो होगा ये वृषण के अंदर पाया जाता है, और वृषण के अंदर पाया जाता है अंतराली कोशिका से, इससे निकलता है एंड्रोजन हार्मोन। अब एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, ये सवाल नहीं पूछा, बोला कि भाई वो अंतराली कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था? किसने बताया अंतराली कोशिका के बारे में? तो वो एनरिको सर्टोली नहीं बताए थे, वो सर्टोली कोशिका को बताए थे। वो जो बताए थे फ्रांस वान लाइडेन, इसको हम लोग लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं अंतराली कोशिका को। ये आल्टमैन जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया खोज किए थे। यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया कोई बातें नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बाद बाकी सारा क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे, एक महिला मादा का जनन जीवन काल है कब से कब तक है? तो याद रखिएगा कि वो जनन जीवन काल लगभग 12 से लेकर के 45 से 50 तक के होता है, ये वर्ष में होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 12 से 13, ये ही ऑप्शन तो सही है, पहले ही ऑप्शन वाला क्या है? सही है। 12 से 13 वर्ष से 45 से 50 वर्ष तक के बाद बाकी जो ऑप्शन है ये सब सारा का सारा क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहते हैं, ज़रा सा कुछ हिस्सा वाली भाग। ये जो 12 से 13 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कुछ वर्ष काम भी रहेगा तो चलेगा, जैसे 9 या 10 यहाँ से चलेगा तो भी सही होगा। ठीक है ना, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 40, मादा में अंडाशय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बताइए। देखिए अंडाशय का लंबाई और चौड़ाई बताना है,
तो वो ऑप्शन नंबर ए है। ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो सही होगा। 2 से 4 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा, 1.5 सेंटीमीटर, और और ये मोटाई, मोटाई कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ये सब सारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इतना लंबा मैटर करता है, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 कहता है कि गैमीट, गैमीट मतलब होता है युग्मक। तो युग्मक जब निर्माण होता है, युग्मक, युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते क्या है? युग्मक बनने की क्रिया क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो युग्मक जनन है ही नहीं। तो युग्मक जनन बोलो, बताए तो कि गैमेट का मतलब होता है युग्मक, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना या जनन, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि वो अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि युग्मक जनन होगा, ठीक है। ये हिंदी वर्ड है, ये हमारा बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है ना। तो oogenesis ये नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा गैमेटोजेनेसिस, oogonia ये भी नहीं होगा। ये सब अलग अलग बात है। oogenesis क्या होता है? तो oogenesis के मतलब होता है क्या, अंडाणु बनने की क्रिया। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म बनने की क्रिया। oogonia ये कोशिका है जो अंडाणु को बनाता है। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? सर्टोली कोशिका, अंतराली कोशिका, ये वृषण का ही संरचना है। वृषण नर में पाया जाता है, तो ये नर में ही तो पाया जाएगा। कहाँ पे? वृषण में पाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अंडाशय में नहीं, गर्भाशय में नहीं, सभी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद हम लोग 43 देखेंगे कि मनुष्यों में, वो भी खासकर किसमें, पुरुष में, गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार है? मतलब ये कह रहा है कि गुणसूत्र एक्स और वाई है या एक्स और वाई या एक्स एक्स है पुरुष में, ये तो ये बताएंगे हम लोग। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन कहता है पहला 44, ये तो देखिएगा 44 जो होता है वो सबके साथ एक ही जैसा होता था। 44 गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। जो 46वां होता है एक्स वाई, अर्थात 23वां जोड़ा होता है वो एक्स वाई होता है। ये मानव में, मानव में किसमें, पुरुष में। तो ये हमारा ऑप्शन ये होगा 46 दो 48, 44 दो 46। तो ये स्त्री में पाया जाता है, पुरुष में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा सही, ए। और ये सब क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्त्री में मासिक चक्र, किसी स्त्री में मासिक चक्र हमेशा के लिए बंद होना क्या कहलाता है? तो वो क्या मेनार्की कहलाता है? नहीं, मिनी पॉज कहलाता है, ठीक है ना। मिनी पॉज कहलाता है। यौवना आरंभ, यौवना आरंभ ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। मिनी पॉज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आगे कहता है 45, गर्भाशय, गर्भाशय किससे संबंधित है? इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। गर्भाशय क्या मादा में पाया जाता है या नर में पाया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो गर्भाशय जो पाया जाता है वो मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, नर जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 46 में क्या आता है कि मानव, यहाँ पे वीर्य होगा। मानव वीर्य का प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या भास्मिक? ये सही होगा। उदासीन, सभी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, भास्मिक। आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होगा अम्ल भस्म क्षार, भास्मिक है भास्मिक, ठीक है ना। क्योंकि ये भास्मिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये ना मूत्र मार्ग से होकर आते हैं वीर्य, और वीर्य इसलिए भास्मिक होते हैं क्योंकि मूत्र मार्ग से आते हैं। मूत्र मार्ग अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर अम्लीय अम्लीय आएगा तो शायद शुक्राणु जो होता है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो वीर्य होता है वो क्षारीय या भाषिक प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे कि मनुष्य में शुक्राणुओं का भंडारण एवं पोषण कहाँ होता है? भंडारण जो होता है वो कहाँ होता है? शुक्रवाहक, ये तो ले जाने का काम करता है। वृषण जालिका, ये अधिवृषण में लेकर के आना का काम करता है। वृषण पालिका, इसमें बनता है वो शुक्राणु।
अधिवृषण जो होता है यहीं पे भंडारित होता है, यहीं पे जमा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं, तो ऋतुस्राव चक्र पाए जाते हैं किस जंतु में पाया जाता है। देखिएगा ऋतुस्राव चक्र होता है और एक जो होता है वो माद चक्र होता है, ठीक है ना। देखिएगा माद चक्र ऋतुस्राव चक्र दोनों में अंतर है। ऋतुस्राव चक्र में हम लोग जानेंगे कि इसमें ना ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रक्त स्राव होता है, ठीक है ना। मध चक्र में रक्तस्राव नहीं होता है। इसके लिए कुछ समय के निश्चित अवधि के बाद इसे सेक्स करने के लिए उत्तेजना उत्पन्न होता है, तब जाकर के नर और मादा एक दूसरे के समीप आते हैं, नजदीक आते हैं, जबकि ऋतुस्राव में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये अंतर है। तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में पाया जाता है, बंदर में पाया जाता है, चिंपैंजी में पाया जाता है। मासिक चक्र जिसको हम लोग पीरियड्स बोल सकते हैं, तो इनमें से सभी जो होगा वो होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मध चक्र जैसे गाय, कुत्ता, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। देखिएगा गाय लगभग कई महीने के बाद उनके अंदर उत्तेजना आता है, कुत्ते भी कई महीनों के बाद उत्तेजना आता है उन लोगों के बीच, ठीक है ना। तब नर और मादा एक दूसरे के समीप आते हैं। कभी देखिएगा गाय या फिर कुत्ती जो प्राणी होते हैं उसमें कभी रक्तस्राव के रूप में मासिक चक्र नहीं होता है, जबकि मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी ये मासिक चक्र जो होता है वो रक्तस्राव के रूप में होता है। समझ में आया ना। चलो आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या कहते हैं 49? 49 कहते हैं कि अंडाणु का जीवन काल कितना होता है। देखिएगा अंडाणु के मतलब क्या होता है, जब ये अंडाशय से निकल करके ये आ गया कहाँ, फैलोपियन नलिका में, इधर ये अंडाणु आ गया इधर। ये अंडाणु का जीवन काल कितना होता है, तो इस अंडाणु का जीवन काल होता है 24 घंटा। जीवन काल कहने का मतलब होता है 24 घंटा के अंदर अगर ये शुक्राणु के साथ संलयित हुआ तो भ्रूण का विकास होगा। अगर 24 घंटा से ज़्यादा होगा तो वो क्या होता है कि अंडाणु जो होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है ना। ये है कहने का मतलब। तो ये सब ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि विकसित शुक्राणु को पोषण देता है, जो शुक्राणु बन जाता है, शुक्राणु बनने के बाद उसको जो पोषण देता है वो कौन सा कोशिका होगा, अंतराली कोशिका नहीं, इससे तो पुंजन हार्मोन बनता है, एंड्रोजन। सरटोली कोशिका, हाँ यही होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोगोनिया। सॉरी ये तो कोशिका है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में कौन सा कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। तो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ये आपसे पूछना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि पक्षी में जेड या वो पाया जाता है, या आप हमें कमेंट करके बताइए कीट में ओ गुणसूत्र पाया जाता है या पक्षी में ओ सूत्र पाया जाता है, ये बताइएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें कौन सा है गुणसूत्र जो अंडाशय से निकलता है। तो याद रखिएगा कि हमेशा हमेशा एक्स गुणसूत्र निकलता है ये अंडाशय से, एक्स गुणसूत्र। अगर ये अंडाशय अर्थात मादा भाग से आया एक्स, और अगर नर भाग से भी अगर एक्स आएगा तो वो संतान जो बनेगी वो क्या बनेगी, पुत्री बनेगी, ठीक है ना। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो जो बनेगी क्या बनेगी, पुत्री बनेगी। अगर इधर से आया एक्स और अगर नर हिस्सा से आएगा वाई, तो ये किसका बनेगा, तो ये पुत्र का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, और ये सब सारा का सारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 52। 52 कहता है कि किस हार्मोन के द्वारा शुक्र जनन का नियंत्रण होता है, वो कौन सा हार्मोन है जो शुक्राणुओं को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो क्या बताएंगे हम लोग, क्या एंड्रोजन बताएंगे या FSH बताएंगे। तो आंसर करेंगे एस्ट्रोजन, तो होगा नहीं, ये तो ये भी नहीं होगा, ये मादा का हिस्सा है। तो हम लोग जो आंसर करेंगे वो एंड्रोजन करेंगे, ठीक है ना। ये शुक्राणुओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, निषेचन के बाद माता के भ्रूण में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। मूत्र है, मूत्र, ठीक है ना। ये मूत्र जो प्रेगनेंसी चेक किया जाता है, मतलब गर्भधारण को जांच के लिए, तो मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, LH नहीं, LH का पूरा नाम आप कमेंट में कीजिएगा,
FSH इसका ये पूरा नाम कीजिएगा। ये जो होता है HCG, ठीक है ना। HCG का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कैरियोनिक गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी, ह्यूमन कैरियोनिक गैनेडोट्रोपिन होता है, रिलीजिंग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा HCG पाया जाता है। इससे ये हार्मोन तब होता है जब माता गर्भावस्था में हो, और ये अगर मूत्र में ये हार्मोन आता है, जब हम लोग चेक किया जाएगा, तो अगर ये हार्मोन उसमें बताया जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता गर्भवती हो चुकी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा कितना है? 54। कहता है एक प्राथमिक शुक्राणुजन, प्राथमिक प्राइमरी oocyte भी बोलते हैं हम लोग इसको, प्राथमिक शुक्राणु जन से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। ये हमारा मान लिया जब कोई शुक्राणु जन है, ये आगे की ओर विकसित कर कर के ये 2 बनता है, फिर इससे 2 बनता है, फिर इससे 2 बनता है, फिर लास्ट में वो 4 शुक्राणु बन जाता है, ठीक है। ऐसे तो कितना होगा? 4 होगा। 1 2 3 ये गलत ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। 55 कहता है कि मादा में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये क्या कहता है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई फलोपियन नलिका है, ये गर्भाशय है, ठीक है इधर, और ये मान लिया जाए कि यहाँ पे अंडाणु निषेचन का क्रिया संपन्न हो गया, अंडाणु के साथ निषेचित हो गया। गर्भाशय तो यहाँ है ना, तो इसको यहाँ आने में कितना दिन का समय लगता है, और यहाँ पे आकर के जब गर्भाशय में प्रतिस्थापन करेगा वो कितना दिन के बाद करेगा, ये सवाल है। तो यहाँ से यहाँ आने में सबसे पहले कोशिका 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है, 16 से 32 होता है, फिर वो गेंद के समान जैसा हो जाता है, फिर आकर के गर्भाशय में आकर के वो क्या होता है? चिपक जाता है। कितना दिन के बाद? ऑप्शन नंबर सी मारेंगे कि वो कितना दिन के बाद? 7 दिन के बाद। ए, बी और डी क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 करेंगे कि शुक्राणुओं का संचलन किनके द्वारा होता है? संचलन के मतलब होता है कि एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक के गति करके जाना, वो संचलन होता है। एक्रोसोम नहीं, ये तो अंडाणु को भेदने में मदद करता है। मध्य भाग इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा देने का काम करता है। शीर्ष भाग इसमें तो गुणसूत्र पाया जाता है। पूंछ जो होता है, पूंछ वो होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग मान लिया जाए कि ड्राइंग करें किसको? शुक्राणु को, तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, इस तरह से, ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा पाया जाता है एक ताराकाय पाया जाता है, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पाया जाता है टोपीनुमा संरचना, ये होता है एक्रोसोम। तो ये गति करता है, ये जो पूंछ वाला भाग है ना, इससे गति करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखेंगे कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? समलैंगिकता नहीं, विषमलैंगिकता नहीं, उसके बाद यौन द्विरूपता, हाँ यही कहलाता है। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है ऐसे, जैसे जनन अंग जो होता है उसको यौन के नाम से हम लोग समझते हैं, तो जनन अंग जब मादा के देखें और अगर नर को देखें तो दोनों में अलग अलग 2 रूप में पाया जाता है। नर का जनन अंग कुछ अलग होता है, जैसे वो वृषण रूपी होता है, इसमें वृषण और शीशन पाया जाता है। जबकि अगर मादा की देखेंगे हम लोग तो उसमें जघन सेल पाया जाता है, और उसके बाद लघु भगोश, लिविया मेजोर, ऐसा करके सन रहते हैं ना, तो देखते हैं हम लोग तो अलग दिखाई देता। अगर स्तन की बात करें तो मादा और नर में स्तनों का विकास जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और नर में बात करें तो कम विकसित होते हैं और मादा में ज़्यादा। ये जनन अंग जो यौन के रूप में हम लोग देखते हैं तो अलग अलग दिखाई देता है, यही कहलाता है यौन द्विरूपता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करें, कम समय में और कम जगह में। आप सिर्फ आपको एक लाइक कर देना है ताकि हम मोटिवेट हों और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है? 58। हीमोकोरियल अपरा, अपरा हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किस में पाया जाता है? ये जो हीमोकोरियल अपरा जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, जो भ्रूण को विकास करने में मदद करता है और पोषण देने का काम करता है और उत्सर्जन करने का भी काम करता है भ्रूण को,
वो अपरा किस में पाया जाता है? बिल्ली, कुत्ता या फिर मानव। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी होगा मानव। घोड़ा नहीं होगा, बिल्ली नहीं होगा, कुत्ता नहीं होगा। सी को हम लोग सीधे टिक लगा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कहता है 59। 59 क्या कहता है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। स्तनधारी के मतलब होता है वैसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसका स्तनधारी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो निषेचन की क्रिया कहाँ होता है स्तनधारी में? अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, योनि में। देखिएगा अंडाशय में से तो अंडाणु निकलता है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है, योनि के माध्यम से संभोग की क्रिया या वीर्य सेचन की क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी होगा। देखिए ऐसे मान लिया जाए कि हम लोग फैलोपियन नलिका बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कुछ फैलोपियन नलिका इस तरह से बनाए हम लोग और ये हमारा इस तरह से संरचना है। तो ये मान लिया जाए फैलोपियन, इसी में एक संकीर्ण पथ होगा और एक थोड़ा सा फैला वाला जगह होता है जिसको हम लोग एम्पुला भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरा जो भाग है वो फैलोपियन नलिका है। फैलोपियन नलिका के अंदर ही निषेचन की क्रिया संभव होता है स्तनधारी में। फैलोपियन नलिका का दूसरा नाम क्या होगा? अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं डिम्ब वाहिनी। ये भी याद रखिएगा। खाली अब फैलोपियन नलिका याद करने से कुछ नहीं होगा, उसका नाम भी अलग अलग याद करना पड़ेगा। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला कहलाता है, मोरुल्ला कहलाता है, ब्लास्टोमियर कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? ये ब्लास्टुला कहलाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा ब्लास्टोमियर या मतलब गैस्ट्रुला, देखिएगा समझिएगा पहले। ये जैसे फैलोपियन नलिका है, यहाँ पे निषेचन होगा, निषेचन के बाद कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन करते करते यहाँ पे आने में उसका 7 दिन का समय लग जाएगा। तो क्या होता है कि जब कोशिका 16 से 32 कोशिका में होगा, जैसे 2 होगा, पहले 2 से 4 होगा, 4 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 ऐसे जाएगा। 16 से 32 आते आते अवस्था ये पहुंच जाता है गर्भाशय में, और जब 16 से 32 कोशिका अवस्था में आता है तो वो कहलाता है क्या? मरुल्ला कहलाता है। ये फिर गेंद के समान हो जाता है, इतना ढेर सा कोशिका हो जाता है। जब ये ढेर सा होता है फिर इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर हम लोग आगे इसका चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब ऑप्शन क्या होगा हमारा? गलत होगा। ब्लास्टोमियर जो होता है ना वो 2 से 8 या 16 अवस्था, यहाँ तक की अवस्था जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। और जैसे ही 16 से 32 की ओर जाएगा तो वो हम लोग पढ़ते हैं क्या? उसको मोरुल्ला कहते हैं। तो यहाँ पे ये मोरुल्ला अवस्था में जाकर के भ्रूण चिपक जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। 61 कहता है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट पाए जाते हैं? देखिए अनुवांशिक कूट का जो बात है ये पूरी तरह से अगर आपको पढ़ना होगा लेसन नंबर 6 में, लेकिन फिर भी अगर आपको याद करना होगा तो वो कितना होगा? 64 होगा। ये 4, 16, 32 क्या होगा? गलत होगा। 64 नंबर ये सही होगा, डी सही होगा 64, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि द्विगुणित संरचना। द्विगुणित के मतलब होता है 2a। डिप्लॉयड संरचना होता है, अर्थात कहने का मतलब गुणसूत्रों की संख्या इसमें दुगना होगा। तो वो कौन होगा? अंड। अंड माने अंडाणु, ये अगुणित होता है। शुक्राणु ये भी अगुणित होता है। पराग ये भी अगुणित होता है। युग्मनज जो होता है ये होता है हमारा द्विगुणित, क्योंकि युग्मनज इधर से अंडाणु है और इधर हमारा शुक्राणु है, तो ये इधर तो 2n होगा ना, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब होगा कि ओवम होगा, इधर हमारा स्पर्म होगा। ये अगुणित है, ये भी अगुणित है, ये दोनों मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? युग्मनज। युग्मनज का मतलब क्या होता है? जाइगोट होता है, ठीक है ना। तो ये द्विगुणित संरचना होगा युग्मनज, ठीक है। आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जिबरेलिन क्या है? भाई जिबरेलिन को यहाँ पे क्यों दे दिया है? जिबरेलिन जो होता है एक हार्मोन होता है ये, और ये जो हार्मोन होता है ना पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये क्या करता है ना कि जिबरेलिन तना के विकास करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये मंदक, क्या ये तना के विकास करने में मदद करता है? यहाँ तो मंदक मैंने उसको ना मंद मैंने रोकने का काम करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये एक प्रकार के एंजाइम हार्मोन है वृद्धि, ठीक है ना, एंजाइम नहीं है ये। कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर तीनों गलत है। एक जिबरेलिन जो होता है वो हार्मोन है, जैसे साइटोकाइनिन है हमारा, ऑक्सिन है, एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन, ये हार्मोन है, पादप हार्मोन। जिबरेलिन भी यहाँ पे हार्मोन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। 64 कहता है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? जैसे मान लिया जाए कि ये अंडाशय है, यहाँ से अंडाणु बन रहा है अंडाशय में, अंडाशय से बाहर अंडाणु निकल गया, तो ये निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। बाद बाकी ऑप्शन क्या होगा हमारा? गलत होगा। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद निषेचन हो गया तो ठीक है, नहीं तो मासिक चक्र के रूप में ये शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है,
ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक कर देना यार। बहुत मेहनत लगता है बकते-बकते समझाने में, और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आज हम आपको मोबाइल के माध्यम से समझा रहे हैं। लाइक करना, शेयर कर देना ताकि हम स्मार्ट बोर्ड तक के पहुँच पाएँ आप लोग के बीच। देखिए, हम बकवास नहीं करते क्वेश्चन के साथ, 64 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, तब फिर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है? फिर भी हमें बकवास करना पसंद नहीं है, लाइक एक बार कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है दोस्त। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 65। मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है ये कहता है। तो निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है ना? जैसे कि अभी हम लोग बार-बार छाप रहे हैं, आप भी छापने की कोशिश कीजिएगा, चाहे गलत बने या सही बने, आप भी छापने की कोशिश कीजिएगा। निषेचन की क्रिया यहाँ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका, ठीक है ना? फैलोपियन नलिका में भी कई भाग होते हैं, जैसे संकीर्ण पथ, एम्पुला या तुम्बिका, ये सब जो होता है वो। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कौन-सा भाग? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका का और भी नाम होता है अंडवाहिनी और डिंबवाहिनी, ये भी आपको याद रखना होगा। मान लीजिए फैलोपियन नलिका ऑप्शन में नहीं देगा, अंडवाहिनी दे देगा, और आप याद करके रखिएगा कि हमको तो फैलोपियन नलिका याद है, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी नहीं याद रहेगा, आप दे देगा आंसर, तो आप कैसे कर पाइएगा? प्रॉब्लम होगा ना? इसलिए हिंदी भी याद रखिएगा। ये जो तीनों ऑप्शन है क्या होगा? गर्भाशय, अंडाशय, योनि गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? वो कौन सा हार्मोन होगा जो अंडाणुओं को निकलने और रोकने में मदद करता है? नियंत्रण का मतलब होता है उसको देख रेख। तो याद रखिएगा कि वो जो हार्मोन है वो हार्मोन है FSH, LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो आपको पहली वीडियो में पहली क्वेश्चन में हम आपको पूछे थे कि फुल फॉर्म बता देना। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएस का मतलब होता है, एफ मतलब होता है फॉलिकल, एस का मतलब होता है स्टिम्युलेटिंग, और एस का मतलब होता है हार्मोन। ये फुल फॉर्म हम आपको बता दें। यही जो हार्मोन है वो अंडोत्सर्ग क्रिया को नियंत्रित करता है। अगर ये एफएसएच और एलएच हार्मोन अगर निकलेगा तो ये परिपक्व और उत्सर्जन की क्रिया में मदद करता है। एलएच जो होता है वो बिल्कुल अंडाशय से बाहर निकालने का काम करता है एलएच। जब एलएच का लेवल या मात्रा जब अधिक मात्रा निकलने लगता है अंडाशय में या शरीर में, सॉरी, ये निकलता है हमारा मस्तिष्क वाला भाग से, तो एलएच जब बाहर निकलता है ज़्यादा मात्रा में तो अंडाणु जो होता है वो अंडाशय में स्थित होता है, और ये फिर निकल करके चला जाता है कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में। तो एफएसएच और एलएच, अगर इन दोनों में से अगर चुनना रहेगा कि कौन निकालने में मदद करता है, तो आपको चुनना होगा एलएच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि मानव मादा में गर्भकाल। गर्भकाल का मतलब होता है कि कोई भी मादा कितने दिन तक गर्भ धारण करके रहेगी, वो कहने का मतलब होगा गर्भ। गर्भ माने गर्भधारण, काल माने समय, कितने समय तक गर्भ धारण करके रहेगी, तो वो नॉर्मली कितने दिन का रहता है? 9 माह के लिए, ठीक है ना। ये 30 दिन नहीं होगा, 90 दिन नहीं होगा, 7 माह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कितने दिन का होगा? 9 माह में। ये देखिए, ये मानव की बात कर रहा है, अलग-अलग खाली मादा कहता है, जैसे गाय या भैंस या हाथी, इन लोगों में ना जनन का जो गर्भकाल होता है वो अलग-अलग होता है। किसी में 21 महीना होता है, किसी को 18 महीना होता है, ये अलग है। हम लोग क्वेश्चन बोला था मानव में, तो भाई वो 9 माह का होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्तनपायी। स्तनपायी का मतलब समझते हैं ना, जिसमें स्तन पाया जाता है, ठीक है ना। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? भाई नर हार्मोन कहते हैं किसको, ये तो पहले जान लो। नर हार्मोन कहते हैं किसको? पुंजन को। अब पुंजन क्या है? एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन है। ये निकलता कहाँ पे है भाई? तो ये तो नर में निकलेगा, लीवर में नहीं निकलेगा, उसके बाद अंडकोश में ये भी नहीं निकलेगा, सॉरी अंडकोश में तो निकलेगा, ठीक है ना। किडनी में नहीं निकलेगा, फेफड़ा में अंडकोश में निकलेगा, वो भी वृषण में निकलेगा। वृषण के अंदर जाएंगे तो वृषण पालिका मिलेगा, वृषण पालिका के आगे बढ़ेंगे तो वृषण जालिका नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग और देखेंगे, उसमें तलाश करेंगे तो उसमें निकलेगा हमारा अंतराली कोशिका, वहीं निकलेगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 69, नर जनन कोशिका शुक्राणु, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। जो नर जनन कोशिका है शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसके माध्यम से शुक्राणु उत्पन्न करती है? शुक्र जनन द्वारा। तो भाई यही तो ऑप्शन सही है, ए, शुक्र जनन द्वारा उत्पन्न होता है शुक्राणु। स्पर्मेटिड्स क्या ये कोशिका है जो शुक्राणु का ना एक हिस्सा एक कदम आगे की होता है। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या है पता है?
स्पर्मेशन क्या है ना कि जैसे मान लिया जाए कि कोई शुक्राणु बन गया और इसके इर्द गिर्द में है ना पाया जाता है सर्टोली कोशिका, और सर्टोली कोशिका में ना ये अपना जो शीर्ष भाग है, जो माथा वाला हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा है, वो उसमें ना घुस जाता है। किसमें घुस जाता है? शुक्राणु घुस जाता है सर्टोली कोशिका में। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इधर शुक्राणु है, इधर हमारा सर्टोली है, तो ये शुक्राणु बन गया, इसमें जाकर के ना अपने आप को घुसा लेता है, तो ये स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है ना, ये हो गया। स्पर्मिएशन का मतलब ये भी होता है कि जैसे कोई मादा या नर भाग अगर संभोग क्रिया कर रहे हैं, संभोग क्रिया के दौरान जो वीर्य होता है वो नर से मादा की योनि में चला जाता है, ये भी स्पर्मिएशन ही कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, ए जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 70। परिपक्व अंडाणु के शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष होगा, शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे मान ले किसी शुक्राणु की बात करें ना, तो शुक्राणु का हम लोग अगर संरचना देखेंगे तो ये हमारा शीर्ष भाग है। ठीक है, और ये शीर्ष भाग के बाद ये हमारा मध्य भाग है, और ये उसके बाद फिर ये हमारा पूंछ वाला भाग है। यहाँ पे ताराकार संरचना पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, गुणसूत्र इसमें पाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये जो टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, इसका नाम पूछ रहा है भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये जो होगा एक्रोसोम होगा। मेजो मीजो मीजोसोम नहीं कहते हैं, एपिसोम ये भी नहीं कहते हैं, एस्फेरोसोम नहीं कहते, एक्रोसोम कहते हैं। ये अंडाणु को ना भेदने में मदद करता है। जो कोरोना रेडिएटर होता है, जो ना प्लेसोडा होता है, उसको अंदर, उसको फाड़ करके अंदर चला जाता है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 में एंड्रोजन, एंड्रोजन किससे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन जो होगा वो किसको उद्दीपित करता है? शरीर को नहीं, सिर को नहीं, पूंछ को नहीं, शुक्र जनन को। शुक्र जनन के मतलब समझ में आता है, शुक्र जनन क्रिया है। कौन सा क्रिया है? तो वो क्या करता है ना कि शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को मादा युग्मक अंडाणु, तो अंडाणु के बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं अंड जनन। ऑप्शन में चुन लेंगे, शुक्राणु जनन ये शुक्र निर्माण होगा, एक्रोसोम ये तो भाई टोपीनुमा संरचना है, ये वीर्य, इसका कोई कनेक्शन नहीं है क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी सही होगा, अंड जनन। ठीक है ना, oogenesis कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 73 कहता है कि यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या होता है? प्रथम मतलब जैसे कोई मादा है, उसमें पहली बार मासिक चक्र हुआ है। ठीक है ना, क्या हुआ है? पहली बार मासिक चक्र हुआ है। अब ये पहली बार जब मासिक चक्र हुआ है, पहली बार, इसका नाम पूछा है। यौवनारंभ का मतलब होता है कि जब वो मादा, मतलब अंडाणु निर्माण हो रहा है, उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, तो उसको हम लोग यौवनारंभ कहते हैं। ये पहला क्या कहलाता है? अंडाणु नहीं, शुक्राणु नहीं, वो कहलाता है हमारा रजो दर्शन। ऑप्शन नंबर सी होगा, डी भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखें, कहता है कि ग्राफियन फॉलिकल पुटक पाए जाते हैं। ये जो ग्राफियन पुटक को हम लोग ना क्या बोलते हैं? परिपक्व पुटक भी बोलते हैं हम लोग। ये मानव के थायराइड में पाया जाता है, थायराइड गला में पाया जाता है, नहीं। उसके बाद है मेढक के अंडाशय में, नहीं। खरगोश के अंडाशय में, नहीं। ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है 75 की गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। गर्भाशय, जैसे गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, एक स्तर ये हो गया, दूसरा स्तर, और ये हमारा तीसरा स्तर है। ठीक है ना, इधर भी होगा, दूसरा स्तर होगा, उसके बाद ये हमारा तीसरा स्तर है। तो भीतरी स्तर जो मतलब अंदर का स्तर है वो क्या कहलाएगा? तो भीतरी स्तर जो कहते हैं उसको एंडो, एंडो माने अंदर होता है। ठीक है ना, एंडोमेटेरियम। जो मध्य वाला जो होगा, बीच वाला जो परत होगा, वो बीच के परत को हम लोग बोलते हैं मायोमेटेरियम, और जो बाहर की परत होगा उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेटेरियम। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बाद बाकी ये सब जो ऑप्शन होगा क्या होगा? गलत होगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है हमारा 76 कहता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? LH या FSH
या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यार देखो ये जो होगा ना, ये अंडाणु निकलने के बाद होगा। अभी तो अंडाणु निकला ही नहीं है, अभी होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हट गया। ये दोनों भाग लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? एलएच। और एलएच का पूरा नाम तो अभी ही बताए हम ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कहते हैं 77। 77 क्या कहता है कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? मासिक चक्र है, मासिक चक्र कितने दिन के बाद वो अंडाणु का बाहर निकलना कितना दिन के बाद होता है मासिक चक्र के दरमियान? तो वो जो होता है हमारा 14 से 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और बाद बाकी ऑप्शन जितना भी है ABCD क्या होगा? वो गलत होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखें कि भ्रूण के 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाता है? बताए थे कि जब 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोरुल्ला अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। मोरुल्ला ब्लास्टोमिया 2 से 8 तक की जो अवस्था होगा, उससे आगे की ओर बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमिया। जैसे ही 16 तक के पहुंचेगा, 16, 17, 18 की ओर जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोरुल्ला अवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही इस क्वेश्चन के अनुसार। ये सब हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं 79। 79 जो है, स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है। देखो, रजनोवृत्ति का मतलब होता है क्या? मिनी पॉज। और मिनी पॉज के मतलब होता है पॉज मैंने रुकना। ठीक है ना, तो ये जो रजनोवृत्ति है या मिनी पॉज दोनों एक ही चीज है। कितना वर्ष के बाद रुक जाता है? हमेशा हमेशा के लिए 25 साल नहीं, 35 साल नहीं, वो होता है 50 साल। ऑप्शन नंबर सी और डी भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। समझ में आया? उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नांकित। निम्नांकित मतलब होता है निम्न अंकित में नीचे लिखा हुआ। कौन द्विगुणित संरचना है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगना है 2n के रूप में? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड आप बताइएगा। ठीक है ना, तो ये द्विगुणित संरचना है। कौन? शुक्राणु अगुणित है, अंडाणु ये भी अगुणित है। युग्मनस, युग्मनस कब होता है? जब ओवम और स्पर्म दोनों मिलता है। ये भी n है और ये भी n है, तो ये हमारा 2n बनेगा और ये हमारा जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा? और डी हमारा गलत होगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है? देखिए, जोना पेलुसिडा जो है अंडाणु का एक परत है। जैसे ये हमारा कोशिका झिल्ली होगा, उसके ऊपर एक और परत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये किसके मदद से? तो एक्रोसोम के स्राव से, या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, या फिर गर्दन के। ये सब गलत ऑप्शन है, एक्रोसोम के स्राव से, क्योंकि एक्रोसोम से जो स्रावित होता है एंजाइम वो होता है अस्पर्म लाइसिन, एक एंजाइम होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा अस्पर्म लाइसिन लिखते हैं। अस्पर्म लाइसिन, ये देखिए ये है हमारा एक्रोसोम का स्राव होता है। ये जो होता है ना, ये जोना पेलुसिडा को ना विभेदित करता है, ताकि शुक्राणु का जो शीर्ष वाला हिस्सा है उसके अंदर आसानी से जा पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा कौन होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 82 का था, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। भाई क्यों पाया जाता है? ये शरीर के अंदर क्यों नहीं है, बाहर ही क्यों है? तो इसका कुछ स्पेशल काम है। ठीक है ना, बताते हैं। तो ये शुक्राणु का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। निषेचन के लिए ये तो कोई जरूरत नहीं है। जनन अंगों के विकास के लिए कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? ये विसरल यहाँ पे होना चाहिए। ये अंगों के विकास के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्राणु जनन के लिए शरीर से क्या है? बाहर है। देखिए, हमारा जो शरीर का जो ताप है ना, शरीर का जो ताप है, शरीर ताप जो है वो 37 डिग्री है। ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। और वो जो शुक्राणु के लिए चाहिए तो इससे 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। तो मान लिया जाए कि अगर 2 डिग्री करेंगे तो लगभग हमारा कितना डिग्री होना चाहिए? 35 डिग्री। अगर 2.5 डिग्री करेंगे तो लगभग कितना होना चाहिए? 34 डिग्री पॉइंट 5। ठीक है ना, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये जो होना चाहिए, ये शुक्राणु के निर्माण के लिए होना चाहिए। अगर शरीर के अंदर होता तो ये टेम्परेचर 37 डिग्री मिलता। किसको? वृषण को मिलता। और वृषण 37 डिग्री में शुक्राणु बना नहीं पाएगा। यही वजह है कि वृषण कोष बाहर है। और वृषण कोष एक स्पेशल आवरण है जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है शुक्राणु निर्माण के हिसाब से। समझ पा रहे हैं ना?
उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कोई अंडाणु है और ये शुक्राणु कोई इसके साथ संलयित हो गया है। अब संलयित हो गया है तो इसको निषेचित बोल सकते हैं या निषेचन की क्रिया हो गया। ठीक है, जैसे फिर से ये कोई अंडाणु है और इससे कोई संलयित हो गया कची शुक्राणु, एक दूसरे के साथ मिल गया है। ठीक है, और मिलने के बाद इसका विभाजन ये बन गया हमारा युग्मनज। युग्मनज बन गया, दुगुणित हो गया, 2n हो गया, और ये विभाजन करेगा, एक कोशिका बन गया, ये इससे 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। ये हो गया कि विभाजन प्रारंभ होता है कहाँ से, कब से, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय में नहीं, गर्भाशय में तो जाके भ्रूण बनेगा। मीरो ब्लास्ट अवस्था में तो ये भी गलत होगा। जब अंडा फैलोपियन नली में होता, हाँ यहीं से विभाजन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि इनमें से कौन तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। यार ये क्वेश्चन जो होगा वो लेसन नंबर 4 का है। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब होगा पात्र निषेचन माने शरीर के अंदर निषेचन नहीं हो रहा, बाहर हो रहा। ठीक है ना, तो वो निषेचन नहीं है, कौन नहीं है, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, ये निक्षेपण, ये तो भाई होगा। उसके बाद ये होगा लेकिन क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से ये गलत है। अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन, भाई ये भी सही है, इससे निषेचन और इससे भ्रूण बनेगा, लेकिन क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से ये क्या है, गलत। युग्मनज स्थानांतरण, जैसे भ्रूण भ्रूण स्थानांतरण, जैसे मान लिया जाए कि किसी माता के शरीर में भ्रूण अंतः स्थापित करें, लेकिन भ्रूण का निर्माण शरीर से बाहर किया गया। ठीक है ना, तो ये भी होगा लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत। ये अंतः गर्भाशय युक्ति अर्थात आई यू, और क्या होगा हमारा डी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये युक्ति है, ये युक्ति है और ये गर्भधारण को ही रोकता है। तो भाई ये गर्भधारण को रोकने वाला युक्ति है, तो ये कैसे गर्भधारण को करने देगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। मनुष्य में अपरा निर्माण होता है। ठीक है, अपरा बनता है ताकि भ्रूण और माता के बीच में सहसंबंध होगा। भ्रूण को कौन सी पोषण चाहिए, क्या चाहिए, वो माता के शरीर से उसको दे पाता है, भ्रूण के मिल पाता है अपरा के माध्यम से। तो अपरा का निर्माण होगा कहाँ, एमनियन द्वारा नहीं, एलेंटोइस द्वारा बिल्कुल नहीं, कोरियन द्वारा, हाँ ये होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है 86 कि मानव, और ये भ्रूण दिखना चाहिए, मानव भ्रूण संरक्षित होता है। जो मानव भ्रूण बन रहा है माता के शरीर में, तो भाई वो तो गर्भाशय में है, गर्भाशय की वो कौन सा संरचना है उसका नाम पूछ रहा है। एलेंटियोस नहीं होगा, एमनियोटिक गुहा, हाँ एमनियोटिक, इसी के अंदर ना भ्रूण क्या होता है, मान लीजिए ये एमनियोटिक गुहा है, इसी के अंदर भ्रूण जो होता है वो बनता है। ठीक है ना, ये भ्रूण इसमें निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। फुफ्फुस गुहा ये नहीं होगा, और उसके बाद पेरिटोनियल गुहा ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 86 के बाद हम लोग देखते हैं 87। कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, मोरुल्ला, अरे भाई यही तो प्रत्यारोपित होगा। प्रत्यारोपित के मतलब उससे जाकर के चिपक जाना, उस पर जाकर के स्थिर हो जाना। ठीक है ना, गैस्ट्रुला नहीं होगा, युग्मनज नहीं होगा, ब्लास्टोसिस्ट, अरे रे 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 रे, क्या बात है, क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी होगा ब्लास्टोसिस्ट। देखना ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एक एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, चार कोशिका से फिर आठ कोशिका, आठ कोशिका से 16 कोशिका, 16 कोशिका से 32 कोशिका, और 32 कोशिका में इस तरह से गेंदा के जैसा बन जाता है। यही गेंदा को भी कहते हैं क्या चीज, ब्लास्टोसिस्ट। मरुल्ला अवस्था में पहुंच जाता है, कहाँ पे, कहाँ पे, गर्भाशय के दीवार तक के पहुंच जाता है। लेकिन ये जो अवस्था होगा ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, ये
मुरुल्ला अवस्था ही है, लेकिन ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाने लगता है कि क्योंकि गेंद के जैसा हो जाता है। तो ये जो संरचना है ये गर्भाशय में जाकर के अंतःस्थापित हो जाते हैं। अंतःस्थापित का मतलब गर्भाशय की दीवार पर जाएगा, गर्भाशय के जो एंडोमेटेरियम कोशिकाएं हैं इसको ढक लेती है पूरी तरह से और फिर इसमें भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी सी गलत होगा, डी क्या होगा हमारा सही होगा। उसके बोलते हैं कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है अधिवेशन में मादा जनन मार्ग में, ये गलत है। उसके बाद ये मादा जनन मार्ग में इसी में होता है, बाद बाकी ये सब ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा। ए सी डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। कैपिसिटेशन का मतलब होता है कि शुक्राणु जो होते हैं परिपक्व होते हैं पूरी तरह से, अब वो निषेचन करने के लायक पूरी तरह से परिपक्व हो गया है। आगे है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम निर्माण होता है किसके माध्यम से, वो कौन सा कोशिका का भाग है जो एक्रोसोम बनाता है, केंद्रक नहीं, लाइसोसोम नहीं, ये तो भाई आत्महत्या का थैली है, ये तो कर ही नहीं सकता। उसके बाद है कि अंतःप्रद्रवी जालिका, ये तो प्रोटीन बनाता है। उसके बाद हमारा गोल्गी काय, हाँ यही होगा गोल्गी काय एक कोशिका का संरचना है जो एक्रोसोम बनाता है, जो टोपी वाला संरचना है ना ये ऐसे। उसके बाद इस तरह से मान लिया जाए तो ये जो टोपी वाला संरचना है वो हमारा गोल्गी काय बनाता है, इसी को एक्रोसोम कहते हैं। उसके बाद 90 कहता है कि अंडाणु भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। अंडाणु भेदने माने अंडाणु भेदना माने उसको अंदर जाना है, भेदना का मतलब होता है फाड़ना, ये उसके अंदर जाना है, किसको शुक्राणु को जाना है, जाने से पहले वो परिपक्व हो गया है मादा जनन मार्ग में, तो वो कैपिसिटेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। शुक्राणु जनन ये गलत है, अंड जनन ये गलत, अंतरोपण ये गलत है, तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा सही होगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, मतलब भ्रूण में वो कौन, जब देखिए जनन परत तीन को होता है, एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये तीनों जनन परत है और सबका काम अलग अलग है। कोई शरीर के बाहरी संरचना बनाएगा, कोई शरीर का आंतरिक संरचना बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, सबका अलग अलग बनन, कोई त्वचा बनाएगा, ये सब अलग अलग काम है। सवाल ये है कि वो कौन सा अंग विकसित करना है, तो जनन अंग विकसित करना है जनन परत से, तो वो कौन सा अंग होगा वो हमारा मीजोडर्म होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। और ये ए बी डी क्या होगा गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी है सही होगा। उसके बाद किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, उद्भव का मतलब निर्माण होना बनना, ठीक है ना। एक्टोडर्म नहीं, एंडोडर्म नहीं, ये होगा हमारा मीजोडर्म होगा, ठीक है, ये मीजोडर्म होगा, ये मध्य परत है, ये डी बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 93 कहता है कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग का मतलब होता है कि फर्टिलाइज करेगा, निषेचन करेगा, तो वो प्रोटीन पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, तो अंडाणुओं के सतह पे नहीं, शुक्राणुओं के सतह पे, तो हाँ यही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, अंडाणुओं के भीतर नहीं, शुक्राणुओं के भीतर नहीं, शुक्राणु के सतह पे पाया जाता है ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 93 होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया समाप्त, टोटल क्वेश्चन की संख्या था हमारा 93, ठीक है ना। अब आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तब बात कर रहे हैं हम, तब रिक्वेस्ट कर आपसे क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, कमेंट करना है। बहुत मेहनत लगता है और मेहनत लगा है, और उम्मीद है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन उपयोगी होगा, लाभदायक होगा, अच्छा भी लगा होगा। बहुत से क्वेश्चन आप जानते होंगे, बहुत से क्वेश्चन आज जाने, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना क्वेश्चन जानते थे, कितना जाने, कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।